हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज़ के पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष। करेक्ट आंसर है सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन ही है। ऐसा मत सोचिए कि इतना सिंपल है तो ये क्यों रख दिया गया। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और नई अनुसूची जोड़ी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 खा, उनके निर्वाचन शक्तियां इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक होगा। तो ये 6 माह होता है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन होना फिर से जरूरी होता है। तो भाग 9 याद रखेंगे और 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। नंबर 2, केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। यदि आपको आंसर पता है तो आप दे सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं पता है तो आप आंसर्स देख के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, जबकि केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक नहीं होता है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। ऑप्शन देखना है हमें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर जो हाईकोर्ट होते हैं उनको उन हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से ये ऑप्शन बनाया गया है। कौन कौन सी होती हैं? मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दी जाती है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की परामर्श से की जाती है। तो राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसा देश केंद्र सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, अतः कथन 1 गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल, अपीलीय और अधिकारिता होती है। उच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 143 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता होती है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र जो है सलाहकारी केवल संविधान की होती है, अतः दोनों कथन गलत हैं। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को ही सलाह देने का अधिकार है, सलाहकारी अधिकारिता होती है, हाईकोर्ट की नहीं। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि हमें याद रखना होते हैं। जो भी इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से करेगा, यकीन मानिए उसको बिल्कुल भी प्रीलिम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें करीब 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो कि हर सेक्शन से होंगे। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था?
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? बी करेक्ट आंसर है मद्रास। भारत के पहले नगर निगम की स्थापना पूर्व प्रेसिडेंसी नगर मद्रास में 1688 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद 1726 ईस्वी में मुंबई एवं कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला नगर निगम मद्रास में, बी इसका करेक्ट आंसर है। अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी ये ऑप्शन, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है तो ये स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय के आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2, विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन नेगेटिव हैं। ठीक है, किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है लोक अदालत के खिलाफ। और दूसरा है विवाह संबंधी जो पारिवारिक मामले होते हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा सही है, देखते हैं। केवल एक सही है, केवल दो, ना ही एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो। एक सही है, देखते हैं कैसे, और दो गलत है ना। केवल एक इसमें सही है। पारिवारिक जो है वो वाला दिया गया है कि नहीं होती है, तो होता है ना, उसका प्लस वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। लोक अदालतों की स्थापना आपसी सहमति से विवादों को निपटाने के उद्देश्य से की गई थी। लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का डिक्री मान लिया जाता है, अतः कथन एक सही है। कोई भी विवाद पक्षकारों की सहमति से लोक अदालत में लाया जा सकता है। यदि लोक अदालत संतुष्ट हो जाती है कि संबंधित विषय लोक अदालत के अनुकूल है तो मुकदमा चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित होते हैं, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है, मतलब पारिवारिक और विवाह से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, विवाद होते हैं, वो भी लोक अदालत में किए जा सकते हैं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन में दिया गया था कि नहीं दिए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे, आसीन सदस्य होंगे, है ना। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। इनमें से केंद्रीय सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सिंपल टॉपिक माना जाता है, सभी को पता होता है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए ध्यान से इनको प्रैक्टिस करना होता है। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। कोई भी इसमें सही नहीं है। देखते कैसे। भारत के संविधान में उपबंध नहीं है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन मंत्रिपरिषद किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद में, है ना। लेकिन मंत्रिपरिषद किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है तो 6 माह के अंदर वो या तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनना जरूरी होता है, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। अतः कथन 1 गलत है, क्योंकि वहां पे दिया गया है केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे, है ना, तो ये पहला गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिवालय को मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता एवं कार्य निगम जैसे विभिन्न विषय आवंटित किए गए हैं। अतः कथन 2 भी गलत है। कथन 2 में क्या दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य नहीं करता है, सीधे
केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ठीक है, और इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा पॉइंट होता है, माइन्यूटली होता है, बट ध्यान से हमें करना होता है, ठीक है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये रट लीजिए, 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में धारा 1 के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी गई, जिसमें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, अतः विकल्प बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैट से है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के कार्यकाल में गठित हुआ था, और कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके बारे में क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? केवल 2 सही हैं, ठीक है, क्योंकि ये राजीव गांधी के कार्यकाल के टाइम पर हुआ था, टाइम पीरियड में इसका गठन हुआ था, 85 में हुआ था, उस टाइम पे राजीव गांधी के शासनकाल में हुई थी, ना कि लाल बहादुर शास्त्री के, है ना। तो ये गलत हो जाता है और बी इसका सही हो जाता है, क्योंकि कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैट ये सारी चीजें इस साल चर्चा में रहे हैं, तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, इनमें केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और कोई भी सही नहीं है इनमें से। तो इसमें केवल एक सही है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, वर्तमान में 36 नहीं है, ज़्यादा है ना, 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। तो जल संसाधन मंत्री नहीं करना है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है जल संसाधन परिषद, ठीक है। वाटर काउंसिल जो होती है उसका हेड होते हैं प्रधानमंत्री, और इसका उपाध्यक्ष जो होता है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता है। तो अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष जो है वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन होता है? परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नहीं करना है, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है, इसका प्रशासन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है, ठीक है। ये ईयरबुक, इंडिया ईयरबुक जो होती है उसे डेटा लिया गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए पूछा गया है अभी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि यदि मैं चाहती हूँ आप लोगों में से 2 या 5 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट सीरियसली इसको देख रहे हैं, इवन अभी 25 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि सीरियसली इसको वीडियो को पूरा देखते हैं, तो इसकी संख्या बढ़ाइए तो और भी मज़ा आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, और इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के काम आएगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट जुड़े हैं जो ज़्यादातर, क्योंकि केवीसी वाले और स्टेट पीसीएस वाले और अदर एग्ज़ाम वाले जुड़े हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट कम जुड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।